दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र 2024 का लोकसभा चुनाव जिस शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, जबकि यह आशंका थी कि काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा, लेकिन बहुत ही शांति से यह चुनाव निपट गया। एक तरफ आम जनता, मतलब इस देश की लगभग 70% आबादी, वह परिवर्तन का मूड लिए हुए बैठी हुई थी और उसने वैसा किया भी। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी 400 पार के लिए बिल्कुल ही कन्फर्म थी, इसलिए वो भी शांत थी। आम पब्लिक, आम मतदाता अपने मत की कीमत समझकर तमाम गर्मी और लू उमस को सहते हुए भी अपना मतदान किया कि परिवर्तन होगा। उधर सत्तारूढ़ दल, उसके दिमाग में था कि 200 सीटें तो हम जीत जाएंगे, या जैसा उसके आरएसएस और आंतरिक जो सर्वे था कि हम मिनिमम कम से कम 200 या 180 सीट तो जीत ही जाएंगे, जिस पर किसी तरह का कोई जरूरत नहीं है कि हम कुछ करें। और उसने मैनेजमेंट के लिए बाकी जितने भी तरीके नए ढंग से लेकर के पुराने ढंग का अपनाए, और इसको लेकर उसको था कि हम 400 पार चले जाएंगे। लेकिन जिन सीटों पर, जितनी सीटों पर उसे यह था कि हम इतना सीट तो निकाल ही लेंगे, उन सीटों के आधे सीटों पर भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। कहने का मतलब कि मतदाताओं ने सारे आशा पर पानी फेर दिया। इन सारे ताकतों के साथ, बलों के साथ, छल छद्रम के साथ आईटी, सीबीआई और आपके चुनाव आयोग और कई जिलों के जो डीएम थे, उनको तमाम तरह से मिलाने और ताकत का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, तिकड़म का इस्तेमाल करके भी वह 240 पर रुक गई। सहयोगी दल मिला करके 293 पहुंच गए, जिसमें अहम भूमिका नायडू और नीतीश का रहा, जिससे यह सरकार बन सकी। सभी लोग यही जानते हैं कि स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। मुख्य रूप से जिस पार्टी की सरकार बनी, उसे अब उस पार्टी की सरकार कहना ही बेकार है। वह एनडीए की सरकार है, इसलिए कि एनडीए की सरकार में ही सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री का चयन, एनडीए के सदस्यों के बीच। अगर वो कहीं बीजेपी के अपने सदस्यों के बीच से भी संसदीय दल का बैठक हुआ होता, तो शायद हो सकता था कि कुछ बातें और भी खुल करके सामने आती, जैसा कि आरएसएस, विश्व हिंदी परिषद या तमाम संगठनों का विचार रहा। फिलहाल आइए, और नए मंत्रिमंडल में यह दिखाने की कोशिश की गई कि देखो कुछ भी बदला नहीं है। जिस विभाग के जो मंत्री थे वही मंत्री हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास था वही गृह मंत्री हैं, जिसको बनना था स्पीकर, मैंने उसी को बना लिया। और नायडू और नीतीश
मुगालते में रह ही गए। बड़ी लंबी चौड़ी उन लोगों की ख्वाहिश थी, एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ जो परिस्थितियां सामने आई, किसी तरह की जो संसदीय मर्यादा होती है जो 10 सालों में भंग होती रही, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। यह बात कांग्रेस भी जानती थी, विपक्षी दल भी जानते थे। अगर थोड़ा सा भी नेक्स्ट 2029 में अगर माननीय मोदी जी के दिमाग में रहता कि बीजेपी फिर शासन सत्ता में आवे, तो वह सरकार ही नहीं बनाती जो उसके भविष्य के लिए अच्छा होता। लेकिन बीजेपी थी ही कहां, वो तो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी जी का सब कुछ था और किसी का कुछ नहीं। और कांग्रेस भी चाहती तो जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस यह भारत में सभी जनता को ये दिखलाना चाहती थी, आम जनता को, विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को, गरीबों को, और जो दलितों को जो सताए जा रहे हैं, उनको भी ये दिखाकर के सिद्ध करना चाह रही थी कि अल्पमत में होते हुए भी इस पार्टी का और माननीय मोदी जी का, माननीय शाह जी का और मुख्य रूप से ओम बिरला जी का स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। ये देख लो। आप ये कह करके नहीं निकल सकते कि वो पूर्ण बहुमत के में थे तो ऐसा कर रहे थे। कम में भी इनका ऐठन नहीं जा रहा है। आप लोग इस चीज को ध्यान में देखिए और पूरा देश देख भी रहा है, और इसका लाभ आने वाले समय में निश्चित तौर से सभी विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। सब लोग देख रहे हैं। और यही है कि अब क्या करते हैं नीतीश बाबू, क्या करते हैं नायडू जी, कि जिस पैकेज पर वे अभी टिके हुए हैं वो पैकेज भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वह पैकेज करोड़ों में है, चाहे वो बिहार के विकास के नाम पर हो, चाहे नायडू जी के नई राजधानी के। लेकिन उम्मीद मत रखिए कि शायद उनकी ये भी मांग पूरी हो जाए, क्योंकि वह करोड़ों में है, हजारों करोड़ों में है। विशेष दर्जा की तो बात है, सवाल ही नहीं उठता। तो अब वे क्या करते हैं, ऐसे भी आज 29 तारीख, नीतीश बाबू दिल्ली में क्या फैसला ले रहे हैं वो शाम तक पता चल जाएगा। अभी तक मुझे उसकी कोई खास कार्रवाई की सूचना नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। तो ये लोग क्या करते हैं, और एक बात बता दें कि नीतीश बाबू और नायडू जी ठीक ढंग से समझ लें, या उनके लोग समझ लें, उनके समर्थक समझ लें कि आज के इस मुल्क के 70% लोग, आप दोनों लोग खलनायक बन गए। इस देश की जनता के आवाज के बीच में आप विभीषण बन चुके। जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं मोदी से ज्यादा आपके इन कार्यों पर, जो आप जनता के साथ धोखाधड़ी किए, जनता के जो उम्मीदें थी उसके साथ आप नहीं आए हैं, इस पर सभी का इंडिकेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो कांग्रेस तो जानबूझ करके सरकार नहीं बना रही है, और कांग्रेस इससे उसको मजबूती मिली है और मिलेगी भी। रही बात अन्य, हम लगे हाथ ही बहन जी और मायावती जी की भी चर्चा कर लें। बहन जी भी इस बात को जानती थी, वो भी बीजेपी के लोगों के सताई हुई है, लेकिन कहीं न कहीं क्लू ऐसा है जहां उनका हाथ दबा हुआ। लेकिन अवसर का लाभ राजनीति में
जरूर उठाना चाहिए, बहन जी को भी उठाना चाहिए, और उठाई होती तो यह सरकार आने का सवाल नहीं खड़ा होता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी साथ में रही होती तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाता। जो सीटें कुछ मिली हैं वो भी नहीं मिलती। फिलहाल वे बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे ढंग से सोच सकती हैं, लेकिन मैं उनके बहुत करीब रहा हूं। आज भी मेरी उस पार्टी से सहानुभूति ही नहीं, पूरा लगाव है। और बहुजन की सबसे बड़ी आवाज है। कम से कम उन्हें अब रास्ते पर आकर के संभल जाना चाहिए, और जिस तरीके से इस मुल्क के उनके ही वोटर समझ करके विपक्षी पार्टियों को अच्छे स्थान तक पहुंचाए और उनकी आवाज मजबूत हो, इस तरह का मजबूती प्रदान किए हैं। बहन जी को भी ऐसा सोचना चाहिए। सोचती हैं तो दी बेस्ट। फिलहाल यह बात एक अलग विषय है। और क्यों ओम बिरला को लाया गया, क्यों ओम बिरला को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, विपक्षी पार्टियों ने भी स्वीकार कर लिया, अपना प्रत्याशी खड़ा करने के बावजूद भी उस बात को मान लिया, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति रही है। क्योंकि कांग्रेस के ब्लड में ही राजनीति है, उनको कहीं से आयातित नहीं करना है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ओम बिरला जी या एनडीए की सरकार जिस तरीके से जांच के दायरे में आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती। बीच में हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दरमियान तमाम लोगों की भविष्यवाणियां अर्ध सत्य हुई है, और आने वाले समय में हो सकता है कि वो पूर्ण सत्य में बदल जाए। इसका हमें इंतजार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातें स्थगित करता हूं। आपका मित्र सोनकर।